नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। चुनावी साल में देश का सियासी पारा अभी से ही चढ़ा हुआ है। लोकसभा चुनावों में अभी लगभग 3 महीनों का समय बाकी है। फरवरी के अंत या मार्च के शुरुआती महीनों तक चुनावी प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगी। यही वजह है कि राजनीतिक दलों में हलचल काफी बढ़ गई है और सब अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। बिहार में हुआ बड़ा सियासी बदलाव लोकसभा चुनाव का ही असर है। निश्चिंत ही इस सियासी बदलाव के बाद अब बिहार समेत पूरे देश की सियासत में काफी बदलाव आएगा, क्योंकि जो नीतीश कुमार पलटी मारकर वापस भाजपा के साथ एनडीए में गए हैं, वो नीतीश कुमार अब तक बिहार में आरजेडी व कांग्रेस के साथ महागठबंधन में थे। तो वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में भी नीतीश कुमार की भूमिका काफी बड़ी और अहम थी। कहीं ना कहीं वो नीतीश ही थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। लेकिन अब जब वो ही नीतीश कुमार अपनी आदत अनुसार वापस भाजपा के साथ चले गए हैं, तो बेशक अब लोकसभा चुनाव का पूरा सियासी घटनाक्रम बदल जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर ये सियासी बदलाव भाजपा की लोकसभा चुनाव के तहत एक सोची समझी साजिश का हिस्सा नजर आता है, क्योंकि भाजपा ने इस लोकसभा चुनाव के लिए 400 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लेकिन ये लक्ष्य पाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। इसीलिए अब भाजपा हर तरह से अपनी जुगाड़ लगा रही है और तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद सभी आजमा रही है। भाजपा की इसी रणनीति का हिस्सा रहा आधे अधूरे मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करना, ताकि हिंदू वोटरों को लुभाया जा सके। तो वहीं यूपी के बाद बिहार में जाति जनगणना के मुद्दे पर पिछड़ने के बाद भाजपा की हालत प्रदेश में काफी पतली हो गई थी। ऊपर से तेजस्वी यादव का काम और उनकी बढ़ती लोकप्रियता भी भाजपा के लिए चिंता का विषय बनती जा रही थी। यही कारण रहा कि जिन नीतीश कुमार के लिए भाजपा ने एनडीए के सारे दरवाजे बंद कर दिए थे और नीतीश कुमार ने भी कहा था कि वो मर जाएंगे लेकिन वापस एनडीए में नहीं जाएंगे, इस जन्म में नहीं दूसरे जन्म में भले ही ऐसा हो। लेकिन अब नीतीश का यही जन्म और वो जिंदा भी हैं, लेकिन एक बार फिर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा भी हैं। यानी कि नीतीश को अपने पाले में बुला करके भाजपा ने बिहार में अपनी पतली हालत को कुछ मजबूती देने का प्रयास किया है। साथ ही नीतीश के पास जो कुछ बचा कुचा वोट है उसे अपने पाले में लाने की भी कोशिश की है। लेकिन भाजपा भी ये अच्छे से जानती है कि सिर्फ राम मंदिर और नीतीश के पलटी मारने से ही अब की बार 400 पार का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए अब भाजपा एक और चुनावी हथकंडा आजमाने की तैयारी कर रही है, जिसके आधार पर वो एक बार फिर से तुष्टीकरण की राजनीति भी करेगी और अपने सियासी समीकरणों को साधने का पूरा प्रयास करेगी। दरअसल ये चुनावी हथकंडा है सीएए एनआरसी का। जी हाँ, चुनाव करीब आते ही एक बार फिर से सीएए का जिन भाजपा ने वापस निकाल दिया है। इस जिन के जरिए एक और जहां कुछ लोगों को डराने का काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को साधने का भी प्रयास किया जा रहा है। सीएए को भाजपा का चुनावी हथकंडा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि करीब 4 साल पहले ही संसद में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को पारित किया जा चुका है। लेकिन मोदी सरकार ने संसद में कानून पारित होने के बाद भी अब तक इसको लागू नहीं किया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों नहीं किया। तो इसका जवाब यही है कि अगर इसे बीच में भी लागू कर दिया जाता या लागू करने के बाद भी कर दी जाती, तो 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते ये मुद्दा तब दब जाता और भाजपा को इसका चुनावी फायदा नहीं मिल पाता। इसीलिए इस पूरे 4 साल के समय में सीएए का मुद्दा और कानून दोनों ही तहखाने में बंद थे, दबे हुए थे। अब जब लोकसभा चुनाव सर पर है और भाजपा को अपना सत्ता सिंहासन भी बचाना है, तो उसने राम मंदिर के साथ साथ सीएए के जिन को भी एक बार फिर से बाहर निकालने का फैसला किया है। हालांकि अभी भी ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि भाजपा इसे चुनाव से पहले लागू कर देगी, लेकिन हाँ, एक बार फिर चुनाव से पहले उसने सीएए के मुद्दे को उठाकर अपना काम तो शुरू ही कर दिया है। इसीलिए ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि केंद्र सरकार चुनाव से पहले सीएए को लागू कर सकती है। चर्चाएं यहां तक जोर पकड़ रही हैं कि केंद्र सरकार चुनाव की घोषणा के पहले इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर देगी। बताया जा रहा है कि सीएए लागू होने के बाद देश में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन को भारत की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। मगर दूसरे देश से आए मुसलमानों को सबूत देना होगा, अपने कागज दिखाने होंगे।
हालांकि दूसरे देश से आए अल्पसंख्यकों को भी 14 दिसंबर 2014 से पहले 11 साल भारत में रहने वाली शर्त पूरी करनी होगी। यानी गेम पेचीदा है और लक्ष्य सिर्फ भाजपा को लाभ पहुंचाना है। यहाँ से भी आपको बता दें कि ये वो ही नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA है, जिसके खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में 100 दिन तक लंबा आंदोलन चला था। असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी आंदोलन हुए थे। यही वजह है कि अगर भाजपा लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू करती है या जो उसने उसकी हवा बनानी शुरू कर दी है, उसका असर असम और पश्चिम बंगाल के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भी पड़ सकता है। ऐसे में बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे 3 बड़े राज्यों पर भाजपा की नजर इस CAA कानून के जरिए है, जिसका चुनावी चिन्ह उसने एक बार फिर से बाहर निकाल दिया है। वैसे तो CAA लागू होने का असर पूरे देश में दिखेगा, मगर नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में ज्यादा गरमाने वाला है। वजह यह है कि इन राज्यों में मुसलमानों की आबादी अनुपात के हिसाब से ज्यादा है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल के आए मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, जिसे बीजेपी दशकों से घुसपैठिया कहती रही है। कारण सिर्फ वोट सीधे करना है और एक समुदाय पर आरोप लगाकर तुष्टीकरण की राजनीति करना है। इस वजह से बिहार और बंगाल के कई जिलों की डेमोग्राफी बदल जाएगी। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 4 करोड़ आंकी गई है। इस प्रकार से ये भारत के किसी भी राज्य में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समूह है। मगर CAA कानून से यूपी के ज्यादातर मुसलमानों को कोई खास हर्ज नहीं है। इसकी वजह यह है कि ज्यादातर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को हिंदुस्तानी मुसलमान कहा जाता है। मतलब यहाँ के अधिकतर मुस्लिम देश के विभाजन के बाद से ही भारत में रह रहे हैं। ऐसे में अगर इसका विरोध शुरू होता है तो राम मंदिर के साथ साथ CAA पर भी बीजेपी को यूपी में फायदा पहुंच सकता है। यही भाजपा का मेन मकसद भी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। बंगाल की कुल आबादी में लगभग 2.46 करोड़ मुस्लिम हैं। बिहार में तकरीबन 1.75 करोड़ मुस्लिम आबादी अनुमानित है, जबकि असम में मुस्लिम आबादी 1.06 करोड़ है और महाराष्ट्र में 1.30 करोड़ के लगभग मानी जाती है। यही वजह है कि चुनावों को करीब आता देख करके भाजपा फिर से CAA का राग अलापने लग गई है। भाजपा अब इस मुद्दे को काफी जोर शोर के साथ उठा रही है। पिछले साल दिसंबर के महीने में जब देश के गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, तो उन्होंने काफी जोश के साथ कहा था कि CAA को लागू करने से कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये देश का कानून है। हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह करें कि CAA होगा नहीं होगा। CAA इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस समय अमित शाह के इस बयान पर नाराजगी जताते हुए पलटवार भी किया था। ममता ने कहा था कि बीजेपी CAA के जरिए देश को धार्मिक आधार पर बांट करके राजनीतिक लाभ ले रही है। उन्होंने इसे ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी का एजेंडा करार दिया था। जाहिर है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए ममता बनर्जी हमेशा से एक चुनौती रही हैं, जिसके चलते यहाँ भाजपा की राह आसान नहीं रही है। इसीलिए CAA के जरिए भाजपा का सबसे मेन टारगेट पश्चिम बंगाल ही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने बंगाल में CAA का मुद्दा उठाया था और पहली बार प्रदेश की 40 लोकसभा सीट में से 18 पर जीत हासिल कर ली थी। इसीलिए भाजपा इस बार भी चुनाव से पहले CAA का मुद्दा उठाकर और इस मुद्दे को हवा देकर के सिर्फ और सिर्फ अपने लिए चुनावी माहौल तैयार करना चाह रही है, ताकि इसका लाभ वो इस बार के लोकसभा चुनाव में उठा सके। तभी तो गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने भी खुले मंच से ही कह दिया है कि अगले 1 हफ्ते में CAA लागू किया जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य में 1 सप्ताह के भीतर नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लागू कर दिया जाएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं। मंदिर उद्घाटन হয়েছে आगामी 1 सप्ताहेर মধ্যে ভারতবর্ষে CAA लागू হবে, এই গ্যারান্টি আমরা আজকে এই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। हालांकि शांतनु ठाकुर के इस दावे पर TMC प्रमुख व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी तीखी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। ममता ने भाजपा पर इस मुद्दे पर राजनीतिक हंगामा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार पहले ही बंगाल में शरणार्थियों को नागरिकता दे चुकी है। सीएम ममता ने कहा कि शरणार्थी शिविरों के निवासियों को नागरिक माना जाता है और वे सभी आवश्यक सरकारी लाभ प्राप्त करते हैं।
शांतनु ठाकुर को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने एनआरसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अब वे सीएए चिल्ला रहे हैं। ये राजनीति है। हमने सभी को नागरिकता दी है, उन्हें राशन मिलता है, वे स्कूल जाते हैं, छात्रवृत्ति, शिक्षाश्री और हर योजना मिलती है, ठीक इसीलिए क्योंकि वो नागरिक हैं। एनआरसी के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता ने प्रवासी मजदूरों को ये सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि उनके नाम मतदाता सूची में हो। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले कूच बिहार के लोगों को बीएसएफ से पहचान पत्र स्वीकार नहीं करने की चेतावनी देते हुए आरोप लगाया कि इससे वे एनआरसी के दायरे में आ सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सीएए को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के बयान पर कह दिया है कि ये चुनावी जुमले के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर वे गंभीर थे तो 4 साल में सीएए के नियम क्यों नहीं बनाए? 4 साल हो गए हैं, कानून बना, पारित हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में। 9 बार सरकार ने एक्सटेंशन मांगी क्योंकि उस अधिनियम के लिए जो रूल्स बनने हैं वो बने नहीं थे। अधिनियम तो पारित हो गया है, अधिनियम तो है, सीएए तो हकीकत है। तो ये फिर से मैं कहूंगा, ये सिर्फ चुनावी नजरिए से ये ऐसी बातें की जा रही हैं। अगर वो गंभीरता से लेते तो 4 साल पहले बनाया हुआ कानून 4 साल के बाद भी रूल अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। यानी मतलब साफ है कि चुनाव करीब आते ही भाजपा ने एक बार फिर सीएए का चुनावी जिन बाहर निकाल दिया है। अब देखना यह है कि इस बार भाजपा इस जिन का इस्तेमाल सिर्फ बयानों और मंचों के भाषणों तक ही करती है या फिर चुनाव से पहले लागू करके एक बड़ा कदम उठाती है। जो भी हो, लेकिन बीजेपी का मकसद सिर्फ सीएए का राग अलाप कर चुनावी लाभ उठाना है, ये साफ है। अब लाभ कितना मिलता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।